नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है यानी कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो आपकी फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो यूपीएससी की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। जो बच्चे दूर दराज से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन नहीं है, वो दूर दराज क्षेत्रों में दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप नहीं जा पाते, जो प्रयागराज है, जयपुर है, इंदौर है, इस जगहों पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं पैसों के अभाव में, तो ये जो पूरी तैयारी है ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है। और इसी सीरीज में आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है ना। और अभी तक आपकी कुल टोटल पॉलिटी की लगभग 43 क्लासेस हो चुकी हैं और इकोनॉमी की भी आपकी लगभग 19 क्लासेस हो चुकी हैं। ये जो पॉलिटी की क्लासेस हैं और इकोनॉमी की क्लासेस हैं वो आप देख पाएंगे, पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ आपको फ्री में क्या है भैया, यहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड कराई जानी है और यहाँ पर फ्री में यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप नए जुड़ रहे हो तो ये जो पॉलिटी की क्लास है वो आप कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक की जो 43 क्लास हुई है, 43 क्लासेस हुई हैं पॉलिटी की, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्लिक करके पूरी जो 43 क्लासेस है वो कर सकते हैं। जो लिंक है इस प्लेलिस्ट की वो पॉलिटी वाली क्लास की वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसी तरीके से इकोनॉमी वाली क्लास की भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और उसकी जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ये क्लासेस कर सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो आप हमें 9711141048 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की आपकी इस क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूं उसे प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पर नज़र डाला करें। देखिए, मेरा चैनल है, साइड में आपको दिख रहा है शुभम मिश्रा के नाम से, ये मेरा चैनल है खुद का और इस पर सीधा आपके कमेंट को मैं यहाँ पर डील करता हूँ। ये मेरा चैनल है ओनली यूपीएससी। ये जो आप ये चैनल देख रहे हैं यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर इस चैनल को डील करते हैं, लेकिन ये खुद का मेरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से। इससे जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसकी जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, शुभम मिश्रा वाले चैनल की यानी मेरे चैनल की। यहाँ पर सीधा मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अब आपको इसमें अपनी लाइफस्टाइल के को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से डेली रूटीन होता है मेरा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। बाकी यूपीएससी से रिलेटेड जो न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है शुभम मिश्रा वाले चैनल पर, मेरे चैनल पर। ठीक है, जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कल हमने क्या पढ़ा था। देखिए, आप बहुत कम बच्चे आप जोड़ रहे हो, क्लासेस क्या करो। अगर आप क्लासेस नहीं करोगे तो क्लासेस हम कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे आप सभी को, बताओ। तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और जो क्लासेस हैं उन्हें डेली किया करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने संशोधन की जो प्रक्रिया थी, जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम देख रहे थे। तो क्या अपन लोग पढ़ रहे हैं, संशोधन की प्रक्रिया है ना, संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अमेंडमेंट जो होता है संविधान में उसका जो प्रोसेस है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब जो बच्चे लास्ट क्लासेस नहीं किए होंगे एक बार आप कर लें। ठीक है, चलिए लास्ट क्लासेस में हमने साधारण बहुमत देखा था, कैसे सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है ना, यानी कि 1/2 ये मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 50 से अधिक होनी चाहिए, तो इससे साधारण बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर हो पाती है। अब देखिए दूसरा हम देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है, क्या होता है प्रभावी बहुमत, बहुमत क्या होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी वाला जो मामला है वो क्या है। देखिए, ये जो प्रभावी बहुमत है यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1/2 का ही मामला है। यानी कि आप समझिए यहाँ पर भी क्या है, इसको कैसे हम समझेंगे। देखिए, प्रभावी बहुमत का ये मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या में से कितना इसमें घटाया जाता है, किसको, सदन में विद्यमान रिक्तियां। बात को समझिएगा, सदन में विद्यमान रिक्तियां। अब बात को समझिएगा, यहां पर क्या कह रहा है, प्रभावी बहुमत क्या है। प्रभावी बहुमत का अर्थ क्या है, प्रभावी बहुमत का यह अर्थ होता है सदन की कुल सदस्य संख्या। मतलब क्या, जैसे अभी जो सदन की कुल संख्या कितनी है, 543 है, 543 है ना, ये कुल संख्या है अभी तक। मतलब
अभी जो जितने सांसद होते हैं वो कुल कितने हैं, 543 हैं, है ना, और अधिकतम कितने 550 हो सकते हैं लोकसभा में, तो अभी कितने 543 हैं। अब इन 543 में से क्या घटाया जाता है, माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां। रिक्तियां का क्या मतलब है, देखिए सदन में विद्यमान रिक्तियां आप ऐसे मत समझिएगा कि जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था रिक्तियों से, वो मतलब मत निकालिएगा कि आप ये मत समझिए रिक्तियां मतलब जो सदन में जो सांसद मौजूद नहीं होते हैं, तो अगर नहीं आते हैं, नहीं अटेंड करते हैं सभाएं जो चल रही होती हैं, जो कार्रवाई चलती है, तो उन्हें रिक्तियों से मत जोड़िए। रिक्तियों का मतलब ये होता है कि जैसे किसी सांसद की यहाँ पर आप ये कह सकते हैं डेथ हो जाती है, किसी सांसद की का मृत्यु हो जाता है, तो वो सीटें क्या हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं। या फिर सांसद से कोई विधायक बन जाता है, मतलब सांसद होता है कोई व्यक्ति और सांसद होता है और यहाँ पर चुनाव लड़ जाता है, किसका, आपका जो एमएलए वाला चुनाव लड़ जाता है, तो एमएलए वाला चुनाव लड़ता है, विधायक बन जाता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये सीटें छोड़ देता है विधायक के बाद, अपनी स्टेट चला जाता है, तो ये भी एक रिक्तियाँ एक प्रकार की हैं। या फिर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब अयोग्य ठहरा दिया जाता है अपने संसद पद के लिए जो उसे मिला होता है, तो ये क्या है, ये रिक्तियाँ होती हैं, इन्हीं को रिक्तियाँ कहते हैं। तो क्या है भैया, रिक्तियां समझ रहे हैं ना आप, कि सदन में विद्यमान रिक्तियां, इन्हीं को रिक्तियां कहते हैं। अब रिक्तियों से वो मतलब मत निकालिएगा कि अगर कोई अनुपस्थित है तो सदन में विद्यमान रिक्तियों आप वो समझिए कि रिक्त है, खाली है, नहीं, वो नहीं। यहाँ पर क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या यानी 543 है, और ये जो रिक्तियां होती हैं वो हार्डली 4-5 होती हैं, उससे अधिक नहीं होती हैं। बात समझिएगा, 4 से 5 होती हैं, उससे अधिक नहीं होती। अब कितने सांसद ऐसे मृत्यु हो रही है या कोई विधायक बन रहा है, चेंज, तो 4 से 5 होती है। तो मान लीजिए क्या है भैया, अगर मान लेते हैं 543 अभी क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या 543 है, माइनस इसमें घटाना कितना है, सदन में विद्यमान रिक्तियां मान लेते हैं 4 अगर है, तो टोटल कितना हो गया, या 5 मान लेते हैं, 5 हैं, तो टोटल कितना हो गया, 538 हो गया, है ना भैया, 538 हो गया। तो ये क्या है, ये प्रभावी बहुमत का मतलब ये है कि ये मतलब जो जब भी कोई कानून विधेयक, मान लेते हैं कोई विधेयक आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कोई विधेयक आ रहा है लोकसभा में, है ना, तो लोकसभा में वो कैसे पास होगा, ये अगर प्रभावी बहुमत से ये विधेयक को पास कराना है तो कैसे पास होगा, पास ऐसे होगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या यानी 543 है, और मान लेते हैं रिक्तियां कितनी हैं, 5 है, इनको घटाकर कितने हो गया, 538 हो गया ना। अब ये जो 538 है, इसका क्या है, इसका आधे से ज़्यादा, आधे से एक ज़्यादा या उससे कितना भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब 538 का अगर हाफ करेंगे आप तो जितना आएगा उससे कितना है, उससे एक ज़्यादा या अधिक, जितना भी हो सकता है, मतलब इससे आधे से ज़्यादा होना चाहिए जो सहमत होने चाहिए सांसद सदस्य, मतलब किसी ये विधेयक पर क्या होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। किनकी सहमति, सांसदों की होनी चाहिए। और कितने सांसदों की होनी चाहिए, यही 538 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 50% से अधिक सांसदों की सहमति होनी चाहिए। इसी को प्रभावी बहुमत कहते हैं। बात समझ गए, क्लियर होगी चीज़ें, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये प्रभावी बहुमत क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, वो आपको समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है भैया, इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। अब देखिए ये बात एक और मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ध्यान आप दीजिएगा। देखिए ये जो आधे से ज़्यादा, ये कहाँ काम आता है, प्रभावी बहुमत जो है वो कहाँ काम आता है, कब इसका प्रयोग होता है। जैसे आप लोकसभा स्पीकर के मामले में या फिर राज्यसभा स्पीकर के मामले में यहाँ पर संशोधन किया जा रहा है या फिर उनको हटाने की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, हटाने की प्रक्रिया जो हो रही है वो प्रभावी बहुमत से होती है। लोकसभा स्पीकर के, राज्यसभा स्पीकर की, वो क्या है भैया, ये प्रभावी बहुमत का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया मामला, तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं चीज़ें आपको समझ में आ रही है। लाइक का बटन आप लोग नहीं दबाते हैं, प्लीज़ दबाया करें। आप क्लासेस करोगे तभी फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करा पाएंगे, नहीं तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पर हमें आपसे कुछ मिलना नहीं है, बस आप हमारे एंड से जो चीज़ें आपको कराई जा रही हैं, आप ये समझिए एक पॉजिटिव पॉइंट, एक बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। बस आपने क्या करना है, आपने डेली क्लासेस करनी है, लाइक का बटन दबाना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए, ये प्रभावी बहुमत हो गया। अब देखते हैं एक मामला आता है, किसे कहते हैं विशेष बहुमत। किसी को पता है क्या विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो मामला है, क्या होता है मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? मालूम है किसी को? चलिए, ये विशेष बहुमत क्या होता है? देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि आधे से ज्यादा, क्या पढ़ा हमने? आधे से ज्यादा जो
आपके सांसद सदस्य हैं लोकसभा में, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो आधे से ज़्यादा लोग अगर सहमति जता देते हैं किसी विधेयक पर तो वो वहाँ से पास हो जाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा, लेकिन यहाँ पर विशेष बहुमत में ये नहीं होता है। यहाँ आधे से ज़्यादा वाला मामला सिर्फ काम नहीं आता है। बात को समझिएगा, विशेष कहा है, विशेष कहा है, तो विशेष का मतलब क्या भैया, यहाँ कुछ स्पेशल होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इससे ये जो यहाँ पर ये जो बहुमत लाना, ये विशेष बहुमत से पारित होना, ये कठिन होता है। मतलब क्या, मतलब आप ये समझिए कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे कानून आते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं। बात समझिएगा, तो बदलने की प्रक्रिया उसको क्या करी रखी है, बहुत ज़्यादा टफ करी रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड करी रखी है। आप ये समझिए करी गई है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे अभी तक ये जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि इससे पहले जैसे सामान्य बहुमत से जो चीज़ें पारित होती हैं वो 90% चीज़ें हैं जो सामान्य बहुमत से पारित हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी होते हैं कि भैया वो चेंजेज अगर संविधान में कर दिए गए या फिर वो वैसा कानून बना दिया गया तो इससे समाज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या फिर ये कहे कि पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये जो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, समझ रहे हैं, जो संवेदनशील टॉपिक्स हैं, अति संवेदनशील मुद्दे हैं, तो इनको बदलने की प्रक्रिया क्या है, वो थोड़ी सी कठिन बनाई गई है। इसीलिए इसको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब विशेष बहुमत का मतलब आप समझिए, इससे पहले आधे से ज़्यादा जो सदस्य हैं अगर वो सहमत हो जाते थे, मतलब अगर मान लेते हैं 100 सदस्य उस समय मौजूद हैं और इसमें 50 से अधिक यानी 51 या 51 से अधिक सहमत हो गए, तो यहाँ पर क्या है, वो पास हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेष बहुमत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर कहा गया है कि भैया, यहाँ पर कहा गया है कि सदन की कुल संख्या के बहुमत का यहाँ पर क्या है, समर्थन होना चाहिए। क्या कहा गया है विशेष बहुमत में, अभी मैं बताता हूँ क्या है। सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन होना चाहिए, का समर्थन होना चाहिए या हासिल होना चाहिए, कह सकते, समर्थन हासिल होना चाहिए। ठीक है, बात को समझिएगा। यहाँ मतलब आप समझिएगा, यहाँ तत्कालीन सदस्य नहीं बल्कि कुल सदस्य की बात कही गई है। यहाँ क्या है, यहाँ तत्कालीन सदस्य नहीं बल्कि क्या है भैया, बल्कि कुल सदस्य की बात कही गई है, कुल सदस्य की बात समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, विशेष बहुमत में अगर कोई विधेयक अगर पास कराना है, कोई टॉपिक है, कोई मामला है जो पास कराना है लोकसभा से या राज्यसभा से, तो वहाँ पर क्या होगा, कैसे पास होगा, कितनी संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जरूर विशेष बहुमत से यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि भैया सदन की कुल संख्या, कह रहा कुल संख्या के बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 543 हैं, बात को समझिएगा, 543 सदस्य हैं, तो यहाँ पर कह रहा है इनके बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है तत्कालीन सदस्य नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बात समझिएगा, यहाँ पर अगर सदन लोकसभा चल रही है, ये लोकसभा है, ये चल रही है, और यहाँ पर अगर कोई विधेयक यहाँ पर पास होना है, विधेयक यहाँ पर आया, चर्चा किया जा रहा है इस विधेयक पर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पर 300 जो सांसद है अगर यही मौजूद हैं, 300 ही मौजूद हैं, तो 300 से ही पास हो जाएगा, 300 के बहुमत से ही पास हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर कह रहा है सदन की कुल संख्या के बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 543 है तो 543 के बहुमत की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तत्कालीन सदस्य नहीं। यहाँ पर कह रहा है, बात समझ रहे हैं, तत्कालीन सदस्य का मतलब यह है कि उस दौरान उस समय अगर जितने मौजूद है सिर्फ उतनों की नहीं, यानी 300 ही सिर्फ मौजूद है तो 300 की ही यहाँ पर सहमति नहीं होनी चाहिए, समर्थन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि कुल का होना चाहिए। 543 है तो कुल का यहाँ पर बहुमत का समर्थन यहाँ पर हासिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया विशेष बहुमत है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसा ना कर दे सरकार की ये क्यों किया गया है, ये सारी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि भैया ऐसा ना हो कि जो सरकार में है उनके पास अगर मान लेते हैं 350 सीटें हैं और यहाँ पर 350 सीटें अगर उनके पास है, मेजोरिटी है, तो यहाँ पर अपने सांसदों द्वारा ये कोई भी कानून पास करा देंगे, ऐसा ना हो। इसीलिए कहा गया कि भैया यहाँ पर कुल संख्या है उनकी बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई पार्टी है वो 500 के 500 सीटें जीत कर आ जाएगी, 540 की 540 जीत के आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं, लोकतंत्र है भैया। तो कहने का यही कहा गया है कि एक तरफा तरीके से कोई आप ये कहें कोई बिल पास ना हो जाए, कोई विधेयक पास ना हो जाए, बात समझ रहे हैं। तो इसी वजह से सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। और यहाँ क्या है, यहाँ तत्कालीन सदस्य नहीं बल्कि कुल सदस्य की बात कही गई, ये इंपॉर्टेंट है।
इसका होना जरूरी है, बात को समझिएगा, इसका होना जरूरी है। और किस चीज़ का होना जरूरी है भैया, यहाँ पर प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मत करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन हासिल होना चाहिए। बात को समझिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या है, प्रत्येक सदन में उस विधेयक, मतलब वो जो कानून बनने वाला है, जो मामला रखा गया उसे विधेयक कहते हैं, ठीक है। विधेयक मतलब कानून, आप समझिए, ठीक है, जो बनेगा। प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मत देने, उपस्थित तथा मत देने या फिर मतदान करने कह सकते हैं, मतदान करने या मत देने, जो भी है, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 क्या है, समर्थन प्राप्त करना होगा, समर्थन प्राप्त करना होगा। क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पर क्या है, जब विशेष बहुमत से कोई विधेयक पारित होता है, विधेयक पारित कराना होता है, पास कराना होता है, तो यहाँ पर क्या है, पहला तो ये कंडीशन होनी चाहिए भैया कि भैया यहाँ पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत यहाँ हासिल होना चाहिए, यानी 543 कुल का हासिल होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक सदन में, यानी लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो कह रहा है इस लोकसभा में भी और राज्यसभा, प्रत्येक सदन दोनों, यानी इसमें भी और इसमें भी, कह रहा है प्रत्येक सदन में विधेयक को उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन चाहिए। इससे पहले जब हमने साधारण बहुमत पढ़ा तो वहाँ 1/2 यानी 50% यहाँ पर क्या समर्थन चाहिए होता था ना साधारण बहुमत में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 2/3 यहाँ समर्थन चाहिए। बात को समझिएगा, कितना, 2/3 समर्थन चाहिए। मतलब जो सदन में मौजूद हैं, यानी कोई विधेयक जो पारित हो रहा है वहाँ उपस्थित होंगे जो लोग, और जो मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यहाँ पर समर्थन होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, है ना। और इससे पहले वाले में क्या था, वो सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत से पारित होता, वहाँ 50% या उससे अधिक, 50% से अधिक, यानी आधे से अधिक की जरूरत होती थी, लेकिन यहाँ पर कठिन किया गया है, 2/3 का चाहिए। मतलब यहाँ पर 543 का यहाँ पर 2/3, बात को समझिएगा, इतने लोग यहाँ पर क्या है, इतने लोगों का समर्थन मिलेगा तभी क्या होगा, तभी ये विधेयक पारित होगा। ये विशेष बहुमत कहलाता है। समझ गए बातों को, ये क्या कहलाता है भैया, ये विशेष बहुमत कहलाता है। और ये टफ क्यों किया गया है, मैं पेजेस और ले लेता हूँ आपके लिए। ये टफ क्यों किया गया है, देखिएगा, ये टफ इसलिए किया गया है क्योंकि भैया मैंने पहले बताया ना, मान लेते हैं कोई ऐसा कानून है, ये विशेष बहुमत की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं कि संविधान बदलना चाहती है कोई सरकार, संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना चाहती है, और कोई सरकार सत्ता में आ गई, ये सरकार है, ये सरकार सत्ता में आई और ये इसकी विचारधारा है कि भैया संविधान में ये चीज़ें ऐसी हैं, और इसको बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कहें कि संविधान के को बदलना चाह रही है ये सरकार, और बहुत आमूलचूल रेडिकल चेंजेस लाना चाह रही है, बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रही है। तो वो जो बड़ा बदलाव करना चाहेगी वो ऐसा नहीं होगा कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके सांसद, अच्छा सरकार कैसे बनती है, सरकार जब इनके अधिक से अधिक, जिसके अधिक से अधिक सांसद जीत कर आए होते हैं, है ना, 272 वाला मामला सीटों पर अगर यहाँ पर वो जीत कर आए होते हैं तो यहाँ पर सरकार बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये ऐसा ना हो कि ये सरकार में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये किसी भी तरीके से ये पास करा सकते हैं बिल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ 2/3 कह दिया गया है, मतलब क्या 50% से कहीं अधिक, है ना, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि यहाँ विपक्ष शामिल होगा ही होगा, विपक्ष के सांसद की सहमति भी आवश्यक होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में तो मेजॉरिटी आएगी नहीं कि अकेले ही चेंज कर लें, इतनी संख्या तो होगी नहीं। यहाँ पर 2/3 कहा गया, 2/3 सांसदों की ज़रूरत है, तो यही वजह है इसको थोड़ा सा टफ बनाया गया है, इसको थोड़ा सा क्या बनाया गया है भैया, इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है, रिजिड बनाया गया है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या है भैया, स्पेशल मेजॉरिटी वाला मामला इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है भैया, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि विशेष बहुमत द्वारा यहाँ पर क्या है, संशोधन हो सकता है संविधान में, है ना। अब एक और है, क्या है, एक और है, क्या है भैया, एक है भैया कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा क्या है,
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन यहाँ पर जरूरी होगी, तभी पारित होगा वो क्या है, कोई विधेयक। तो यहाँ पर क्या है, एक है भैया, ये एक है संसद के विशेष बहुमत के अलावा, अभी समझाता हूँ मैं क्या है इसका मतलब, अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन या अनुसमर्थन कह सकते हैं, रेटिफिकेशन की यहां जरूरत होती है, अनुसमर्थन से पारित होने वाले विधेयक। बात को समझिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं, यहां पर क्या एक तीसरे प्रकार का यहां पर बहुमत की जरूरत पड़ती है। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों से क्या होता है, जिन मुद्दों से राज्यों का भी हित जुड़ा होता है। बात को समझिएगा, केंद्र यहाँ पर जो लोकसभा है, बात को समझिएगा, लोकसभा जो है वो लोकसभा क्या है, यहाँ पर चेंजेस कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ राज्यों का भी हित जुड़ा होता है। बात को समझिएगा, मैं एक बार दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कह रहा संसद के विशेष बहुमत के अलावा, मतलब ये संसद का विशेष बहुमत क्या है, ये है, मतलब इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कुछ ऐसे विधेयक हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे बिल हैं जब पास कराने होते हैं, उन बिल में क्या होगा, कुछ ऐसे हार्ड टॉपिक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आप ये कह लें रिजिड टॉपिक होते हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं जो पास कराने होते हैं, ठीक है। तो उन मुद्दों को पास कराने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि ये इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी, संसद के विशेष बहुमत, यानी इस प्रोसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, इस प्रोसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जब ये पास हो जाएगा, उसके साथ साथ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कह रहा उसके साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन वहां पर पारित होगा, तब जाकर ऐसे बिल क्या होंगे, वो पास होंगे। बात एक बार मैं समझाता हूं, समझिए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े कुछ ऐसे मामले हैं, या फिर अनुच्छेद 368, सीधा मामला हम कह दें कि अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 है संविधान में संशोधन, है ना। बात समझिएगा, ये आर्टिकल जो 368 अनुच्छेद 368 है, इसके द्वारा क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है ना। ये अनुच्छेद है यहाँ पर संविधान में दिया गया है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में बदलाव परिवर्तन किया जा सकता है। अब अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार ये चाहे, ये तो संविधान में ही आता है ना अनुच्छेद 368, अब केंद्र सरकार ये चाहे कि ये जो 368 है, ये अनुच्छेद जो दिया गया है, इसी अनुच्छेद में ही बदलाव कर दिया जाए, मतलब इस अनुच्छेद को ही हटा दिया जाए। बात को समझिएगा, संविधान में परिवर्तन करके इस अनुच्छेद को ही हटा दिया जाए। तो जब अनुच्छेद ही नहीं रहेगा तो परिवर्तन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, अगर इस तरह के टॉपिक, यानी अनुच्छेद 368 में जो टॉपिक दिए गए, अगर उसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहती है सरकार, केंद्र सरकार, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे अगर कोई ऐसा विधेयक पारित कर रही है, ऐसा विधेयक यहाँ पर पास कराना चाह रही है, ला रही है लोकसभा में, तो कि अनुच्छेद 368 में बदलाव यहाँ पर किया जाए, यानी इसमें ही खुद बदलाव कर दिया जाए, तो इसके लिए क्या कराना होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या है, कैसे पास होगा, उस विधेयक को ऐसे पास कराएंगे कि भैया यहाँ पर विशेष बहुमत से पहले पास होगा, इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों यहाँ पर पास करेगी, फिर राष्ट्रपति वहाँ पर आप अपनी सहमति जताएगा, वहाँ से पास होने के बाद, इस विशेष बहुमत के बाद, फिर उसके बाद क्या ज़रूरत होगी, फिर ये विधेयक तब भी कानून नहीं बनेगा, यानी 368 में परिवर्तन के लिए तब भी वो कानून नहीं बनेगा। उसके बाद एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो ये होगी कि भैया यहाँ पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की समर्थन चाहिए होगा। मतलब क्या, मतलब इसका ये है कि भैया आधे से आधे, कुल कितने स्टेट हैं अभी कुल कितने स्टेट हैं हमारे देश में, कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य है ना। तो इन 28 राज्यों में से
कुल जो इनकी 28 राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं भी होती हैं, विधानमंडल होता है ना, यानी आप अगर उत्तर प्रदेश से आते हैं तो लखनऊ में आपकी विधानसभा बैठती है ना, यूपी स्टेट की, है ना, तो ऐसे सब अपने अपने राज्यों की विधानसभाएं होती हैं। तो कुल 28 राज्य है ना, तो यहाँ पर कुल जो 28 राज्य हैं, टोटल 28 है ना, तो इनमें से आधों की, आधे कितने होंगे, 28 का आधा कितना, 14 राज्य हो गए ना, 14 से अधिक, आधे से ज्यादा कह रहा है, कम से कम आधे राज्यों, आधे से अधिक का क्या मतलब है, 14 जो राज्य हैं उनसे अधिक की जरूरत पड़ेगी इनके समर्थन की इस बिल पर। समझ रहे हैं बात को, मतलब ये जो राज्य है, कुल 28 राज्य है ना, और इसके आधा, किसका आधा कितना हो गया, 14 हो गया। तो भैया 14 जो राज्य हैं वो क्या है, वो अपने विधानसभा में क्या करेंगे, इस विधेयक पर मंजूरी जताएंगे कि हाँ हम सहमत हैं कि भैया ये जो बिल है केंद्र वाला, सरकार जो है वो जो हमारी संसद ने पास किया है उस पर हमारी सहमति है। तब जाकर, मतलब 14 या उससे अधिक, आप समझिएगा, मतलब आप 15 समझ लीजिए, 14 से अधिक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 से अधिक राज्यों की क्या होगी, सहमति होगी वहाँ के विधानमंडलों की, तब जाकर ये जो है विधेयक क्या है, कानून बन पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इतना ज़्यादा टिपिकल क्यों रखा गया है, क्योंकि भैया कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर ऐसा ना हो कि एक तरफा यहाँ पर फैसला कर दे केंद्र सरकार, यहाँ पर राज्यों की भी सहमति होती है। अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर यहाँ पर क्या है, जिन पर यहाँ पर संसद के विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति की भी जरूरत होती है। कौन कौन से ऐसे विषय हैं पारित कराने के वक्त ये काम आते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसको क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि वही पहला वाला कि भैया कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत प्लस क्या है भैया, प्लस किसकी जरूरत पड़ती है, प्लस संसद द्वारा पारित होने के बाद, संसद यानी पार्लियामेंट द्वारा पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के विधान, एक मिनट, के विधान सभा के समर्थन की भी जरूरत पड़ती है, समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, इसी को कहते हैं क्या भैया, ये विशेष बहुमत द्वारा और आधे से राज्यों। अब ये जो टॉपिक है, जैसे तीसरा वाला की विशेष बहुमत की जरूरत पड़े और आधे से अधिक विधानमंडलों की भी सहमति होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें ये इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े कुछ मामले हैं, किसके भैया, राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े उपबंध या मामले कह सकते हैं, उपबंध। अब ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिया गया, अनुच्छेद 54 से लेकर अनुच्छेद 55, ठीक है, ये अनुच्छेद 54-55 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। अब इसके बारे में अनुच्छेद 54-55 में दिया गया है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं क्यों राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ती है। अब ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, यहाँ पर जो केंद्र है यानी लोकसभा, राज्यसभा, ये तो भाग लेती ही लेती है, इसके साथ साथ कौन और भाग लेता है, जो विधानसभाएं होती हैं, बात को समझिएगा, जो विधानमंडल होते हैं राज्यों के, वो भी इसमें कहाँ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर अपना वोट देते हैं, जो विधानसभाएं होती हैं उनका भी क्या है, उनका राइट होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, मान लेते हैं केंद्र सरकार यहाँ पर ऐसा कोई बिल पास कर दे अपने मनमानी से, अगर कि यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या ये जो विधानसभाएं जो चुनाव वोट करती हैं उनका क्या है, उनको हटा दिया जाए, मतलब वो चुनाव वोट नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कर सकती है ना। तो ऐसे में इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े उपबंध में भी किसका है, राज्यों की सहमति होनी चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, अगर उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, उसमें उससे जुड़े उपबंध में कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो उस बदलाव के लिए क्या है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा विधेयक पारित कराया जा रहा है, पास कराया जा रहा है, तो उस बदलाव के लिए क्या होगा भैया,
वो केंद्र सरकार सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ पास करके यहाँ पर कानून नहीं बना सकती, बल्कि यहाँ पर राज्यों की भी सहमति होगी। समझ रहे बात को? तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो राज्य है उनको भी यहाँ पर क्या है, उनको भी जोड़ा गया है, उनका जो भी समर्थन यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और अब और किस किस टॉपिक में किसकी जरूरत पड़ती है? आधी विधानसभाओं की सहमति की जरूरत पड़ती है। और किस किस में? जैसे वही मैंने बताया, क्या अनुच्छेद अगर 368 में अगर कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, इसमें वर्णित उपबंध में, मतलब इसमें दिए गए टॉपिक में अनुच्छेद 368 में अगर कुछ बदलाव करना है तो इसमें भी क्या है, राज्यों की सहमति जरूरी है। और क्या भैया, 7वीं अनुसूची, क्या है भैया, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल, याद है ना? क्या है, अगर इसके विषय में जो 7वीं अनुसूची दी गई है, इनमें अगर कुछ परिवर्तन करना है, अब 7वीं अनुसूची में क्या है भैया, टॉपिक दिए गए हैं ना कि ये राज्य इस पर कानून बना सकता है, इस पर केंद्र बना सकता है, इस पर दोनों बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, अगर 7वीं अनुसूची में कुछ बदलाव करने हैं, ऐसा कोई विधेयक पारित कर रही है कि संसद, तो यहाँ पर क्या है, संसद तो पास कर देगी, उसके बाद उस विधेयक पर किसकी है, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनकी भी सहमति होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक तरफा हो जाए। ये क्यों किया गया है? क्योंकि भैया यहाँ पर इसीलिए किया गया है क्योंकि जो राज्य की विधान मंडलें हैं उनको क्या है, उनको भी यहाँ पर कुछ पावर मिले, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक तरफा केंद्र यहाँ पर मजबूत रहे, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें क्या है, जिनमें यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर राज्यों की सहमति जरूरी होती है। जैसे और हम ये कह सकते हैं कि संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में जुड़े जो उपबंध है, मतलब जो संघ है और राज्य, इनकी जो शक्तियाँ हैं, इनकी शक्तियों के बंटवारे में अगर कोई ऐसा विधेयक पारित हो रहा है, ठीक है, कि किसके पास ज़्यादा पावर है, यहाँ पर इस विषय पर ये शक्ति किसके पास जाएगी, तो यहाँ पर अगर कोई विधेयक पारित हो रहा है तो इसमें भी राज्यों की सहमति होनी ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आपको स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये सारी चीज़ें हैं भैया कि ये 3 प्रकार के संशोधन हमने देखे, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमने क्या देखे, संशोधन देखें। इस संशोधन के द्वारा ही संविधान में यहाँ पर क्या है, बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रभावी बहुमत है वो किस में आता है, ये साधारण बहुमत में ही आता है एक तरीके का। ये कोई अलग नहीं है, हमने कुल 3 प्रकार के देखे। एक तो पहला देखा था कल साधारण बहुमत द्वारा, और इसी में जो पहला देखा था इसी में ये प्रभावी बहुमत आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1/2 की ही क्या है, सहमति चाहिए, 50% या उससे अधिक की सहमति सिर्फ चाहिए होती है। तो ये क्या है, उसी में आता है प्रभावी बहुमत। तो हमने क्या किया, कुल 3 प्रकार के संशोधन प्रक्रिया को देखा। 3 प्रकार की संशोधन जो प्रक्रिया है, 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो हमने यहां पर देखने की कोशिश की, ठीक है। चीजें समझ में आई तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दें। और आज की क्लास में हमने जो संशोधन की प्रक्रिया है वो खत्म कर ली। अब अगले क्लास में हमने ये 368 है, इस पर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ब्रीफ देखेंगे कि क्या किस तरह से ये 368 और अनुच्छेद क्या काम करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।